पापा पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही है। 7 वर्ष रोहित ने आकर रमेश से कहा। क्या हुआ, क्यों बुला रही है? रमेश ने अपने बेटे से पूछा। वो दादी कुछ बोलती नहीं। रोहित बोला, क्या? रमेश परेशान होकर अम्मा के कमरे की ओर भागा। क्या हुआ अम्मा को? उसने अपनी पत्नी सुमन से पूछा, जो कमरे में पहले से ही अम्मा के पास बैठी थी। देखा ना, अम्मा तो कुछ बोलती नहीं थी। रमेश ने अम्मा को हाथ लगाया, उठाना चाहा, मगर ये क्या, अम्मा के तन में कोई हरकत ना थी। हिलाया डुलाया, अम्मा अम्मा आवाज़ दी, पर कोई फ़ायदा नहीं। अम्मा परलोक गमन कर चुकी थी। सुमन दिहाड़े मार रोने लगी और रमेश से बोली, जाइए दोनों देवरानी को खबर कीजिए। हाँ, जा रहा हूँ, बोलकर रमेश बाहर आंगन में भागा और सबको अम्मा के कमरे में आने के लिए आवाज़ दी। रमेश की आवाज़ सुनकर सभी अम्मा के कमरे की ओर दौड़े। विमला देवी, हाँ ये नाम था अम्मा जी का। उनके पति महेश प्रसाद बिजली विभाग में कार्यरत थे। 3 बेटे रमेश, राकेश, दिनेश और 2 बेटियां रुचि और रानी थी। बड़ा सा घर था, खेती बाड़ी भी, बहुत रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सुमन, रेनू, कंचन तीनों बहू थी। बेटियां अपने घर की हो चुकी थी। 3 बेटे, बहू, पोता पोती वाले भरा पूरा परिवार था। अम्मा जी का पूरे घर का अम्मा जी ही राज चलता था। सब लोग एक ही साथ रहते थे। कोई भी काम बिना उनकी मर्जी के नहीं होता था। उनका दबदबा पूरे परिवार पर था। पर नियति को अम्मा जी की खुशी रास न आई। ना जाने किसकी नज़र लग गई अम्मा जी की खुशियों को। महेश प्रसाद जी हृदय घाट से अचानक चल बसे। अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीने में ही तीनों बेटों ने घर का बंटवारा कर डाला। तीनों बेटों का पूरा घर पर कब्जा था और अम्मा जी के हिस्से आई छोटी सी कोठड़ी, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया। सामान के नाम पर था भी क्या, कुछ कपड़े और उनका बिस्तर। और अब बेटे ही खेतीबाड़ी का और राशन पानी का हिसाब रखते थे। अम्मा जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर के खर्च के नाम पर ऐंठ लेते थे और अम्मा के पास कुछ भी पैसा नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी का खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू लेके आएगी, दोपहर का खाना मंझली बहू देगी और रात का खाना छोटी बहू के घर से आएगा। और वो भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई भी नहीं पूछता था खाने को। अम्मा जी तीनों बहुओं के काम करती, मगर अपनी इच्छा से ना कुछ खा सकती थी और ना ही किसी सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दी। अगर भूल से भी मेहमान के आने पर सामने आ जाती तो तानों की बौछार शुरू हो जाती। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। अम्मा जी वहीं बैठी सब्जी काट रही थी। मेहमान के आग्रह पर एक बिस्कुट खा लिया था तो बड़ी बहू ने कितना कुछ सुनाया था। इस उम्र में भी जुबान पर लगाम ना था। चटोरपन की हद पार कर दी। मेहमान के सामने मेरी नाक कटा दी कि हम खाने को नहीं देते, और भी ना जाने कितना कुछ। उसके बाद से अम्मा जी को सख्त हदायत मिल गई थी कि मेहमानों के सामने आने पर अपने कमरे से बाहर ना निकले। और अम्मा जी बहुत दुखी होती थी, पर किस से कहे। बेटे से कहा, बेटा पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो। पर उन तीनों ने टका सा जवाब दिया कि इस उम्र में पैसा क्या करोगी, बना बनाया खाना मिलता है ना अम्मा जी। स्वाभिमान थी, बेटियों से कभी कुछ ना कहती और ना ही किसी से मांग सकती थी। अपने घर में जैसे गुजर हो रही थी, जिंदगी गुजार रही थी। इधर कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी। बेटों से कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने भी ध्यान ना दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ी तो स्थानीय अस्पताल से दवाई लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालत में सुधार ना आया। बहुओं को सिवाय अपने समय का खाना और पहुंचाने के सिवा और कोई मतलब ना था। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। कभी कभार बेटे हाल चाल ले लेते थे। पोते पोती भी कमरे में कभी कभार जाकर खाना पहुंचा देते थे और बर्तन उठा लाते थे,
बस इसके सिवा कोई और मतलब ना था। किसी को आज जब बड़ी बहू चाय लेकर गई तो अम्मा जी की हालत देखकर अपने पति को बुला भेजी थी। अम्मा जी स्वर्ग सिधार चुकी हैं। उनका पार्थिव शरीर आंगन में लाया जा चुका था। बेटियों को भी खबर पहुंचा दी गई थी। वो भी सब परिवार आ गई थी। रो रो कर बुरा हाल था कि अम्मा मरते मरते मर गई, पर किसी से भी अपना दुख परेशानी नहीं बताई। ना ही हम लोगों के साथ रहने गई और बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता था। अब अम्मा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी थी, पर कमरे के अंदर तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था कि अंतिम संस्कार कैसे हो, किसका कितना खर्चा होगा, कौन करेगा खर्चा, कैसे किया खर्चा जाएगा। तीनों बेटे बहू में बहस चल रही थी। रमेश, मैं तो कहता हूँ जितना भी खर्च होगा तीनों लोग बराबर लगाएंगे। राकेश, ना भैया, मेरे पास इतना ना है, मैं तो कहता हूँ कम से कम खर्चा करो। दिनेश, क्यों ना हम अम्मा को विद्युत शवदाह गृह ले जाएं, वहाँ खर्च भी कम होगा। राकेश, अरे पर समाज बिरादरी में तो मुंह दिखाना है ना। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और भोज का खर्च मिलाकर कम से कम 70-80 हज़ार का तो आ जाएगा खर्चा। राकेश, पर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग लगा दो, मुझसे बाद में ले लेना। दिनेश, मेरा तो काम अभी वैसे भी मद्दा चल रहा है और अब तो अम्मा की पेंशन भी बंद हो गई, वो भी नुकसान हो गया। बाहर सब सामान के आने का इंतज़ार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करेगा, इस पर बहस हो रही थी। तीनों में से कोई भी खर्च करने को तैयार ना था। तीन बेटे मिलकर एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान ना ला पा रहे थे। बहस की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो गई थी पर कोई नतीजा ना निकला। अम्मा जी का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतज़ार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी किसी व्यक्ति ने आकर रमेश को आवाज़ दी। रमेश को बाहर बुलाया गया। उस व्यक्ति ने सबके सामने रमेश के हाथ में 1 लाख रुपए रखे और बोला, इन पैसों से अम्मा जी का अंतिम विदाई का सामान ले आओ और बाकी खर्च भी इसमें हो जाएगा। मगर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर उधार के कैसे पैसे अम्मा की विदाई? ना ना, ये नहीं हो सकता। ये पैसे उधार नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं उधार चुका रहा हूँ, व्यक्ति ने जवाब दिया। मगर कौन सा उधार? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। रमेश बोला, मैंने आपके पिताजी से 70,000 रुपये उधार लिए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उनके देहांत के बाद जब मैंने अम्मा जी को लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि अभी अपने पास रख लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो ब्याज लगाकर दे देना। तब से ये पैसे मैंने संभाल कर रखे हैं अम्मा जी के, जो आज के ब्याज लगाकर 1 लाख हो गए हैं। आज अम्मा जी के देहावसान की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज उनकी ज़रूरत का समय आ गया है और इन पैसों को अम्मा जी की अंतिम विदाई में लगा दीजिए ताकि उनकी अंतिम विदाई हो सके आत्मसम्मान से। वह अम्मा जी बड़ी ही स्वाभिमानी महिला थी। अपनी अंतिम विदाई का भी इंतज़ाम कर रखी थी कि किसी पर भार ना पड़े और वो सम्मान से विदाई ले सके। इस संसार से वहाँ उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा। सभी की आंखें नम थीं और तीनों बहू बेटे के सिर शर्म से झुके हुए थे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।